चल देखो, पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? वो बहुपद भी तो हो सकता है। समीकरण कैसे कहेंगे? जीरो। यानी कि जब हम किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसी भी बहुपद को अगर जीरो के बराबर कर दिए, अगर जीरो के बराबर कर दिए, तब वो बहुपद न रह के क्या बन जाएगा? समीकरण। क्या बन जाएगा? समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, इसलिए द्विघात वाला समीकरण द्विघात समीकरण। बात समझ में आया? और इसमें एक कंडीशन रहता है कि a इज नॉट इक्वल टू, कहने का मतलब हो गया कि a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर a हमारा 0 के बराबर गया, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण ना होके बल्कि रैखिक समीकरण बन जाएगी। बोलो कैसे? क्योंकि अगर a मेरा 0 के बराबर रहा तो ये वाला टुकड़ा तो 0 हो गया, तो अब तो द्विघात रहा कहां? अब तो ये रैखिक समीकरण हो गया। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं द्विघात समीकरण को? जब किसी बहुपद को, द्विघात वाले बहुपद को अगर हम 0 की इक्वल टू कर देते हैं ना, तो वो बहुपद न रह के समीकरण में बदल जाता है, जहां पे a जो है मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मेरा ये a 0 के बराबर हो गया तो फिर वो रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? अब आती है, देखिए बुक, अब आती है कि द्विघात समीकरण तो ठीक है, इसके मानक रूप क्या होते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप हमेशा याद रखना, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है इस द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसी मानक रूप का इस्तेमाल करके हम लोग समीकरण को व्यक्त करते हैं या पहचानते हैं। अब तुमको क्वेश्चंस आएंगे कि भाई, कि निम्नलिखित दिए किसी क्वेश्चंस को देख के ये बताओ कि भाई कि वो द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं। मतलब उसको इस टर्म को साबित करना पड़ेगा, है ना? तभी तो जाके वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जैसा कि देख रहे हैं कि अगर हम तुमसे क्वेश्चन दिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये तुमको क्वेश्चन दिया, अब ये क्वेश्चन देने के बाद हम ये पूछे कि बताओ ये जो दिया हुआ है समीकरण, ये द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं? कैसे? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग बनाएंगे कि इसको सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले कि इसको आप लोग हल करना है, इस टर्म को हल करेंगे। अगर कोई चीज अज्ञात है, उसको x मान लेना है कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने के बाद पावर को यानी कि घात को घटते क्रम में लिखेंगे। घात को किस क्रम में लिखेंगे? घटते क्रम में। घात को घटते क्रम में। सबसे पहले पावर अगर 3 आ गया तो 3 लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो टर्म इस, जो अगर इसको टर्म को फॉलो कर लिया, ऐसा रूप का हो गया, तो वो द्विघात समीकरण के रूप का होगा। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे कि इसको हल करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेगा, इधर 2x माइनस 6 होगा। जब इस लोग के साथ बराबर में इधर करके देखेंगे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूट गया, इक्वल टू 2x माइनस 3, सॉरी 6। अब क्या होगा कि ये खत्म, ये खत्म, खत्म हो गया ना, इधर आएगा तो माइनस होएगा। तो
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इधर आएगा ना, एक्स इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 7, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7, और तो कुछ नहीं रहा, इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है। बात समझ में आ गई। अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज पहचानने के लिए क्वेश्चन रहेगा। इस लोग को हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। हमारा बी सी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है शायद द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण दो प्रकार के, एक तो प्योर एक इम्प्योर। कहने का मतलब एक तो शुद्ध एक मिश्रित। शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? तो जब द्विघात समीकरण, भाई साहब हम लोग जब बात कर रहे हो द्विघात समीकरण के प्रकार का, द्विघात समीकरण के प्रकार का, तो दो प्रकार हम लोग को दिमाग में आना चाहिए, एक शुद्ध एक मिश्रित। शुद्ध किसको कहेंगे? शुद्ध उसको कहेंगे जिसमें ये bx वाला टंटान ना हो। बात समझ में आ गई? जिसमें ये bx वाला ना हो। जैसे ये चीज निकल के आई, ये शुद्ध होगी, क्योंकि इसमें x का पावर एक नहीं होना चाहिए, x का पावर 2 रहना चाहिए, वो शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर जिस वाले में x का पावर 1 वाला आ गया वो मिश्रित हो गया। बात समझ में आ रही है? तो दो तरह का द्विघात समीकरण होता है। एक द्विघात समीकरण क्या होता है? शुद्ध होता है, जो जिसमें सिर्फ ax स्क्वायर प्लस सी होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस सी होना चाहिए, है ना। x, इसको मिटा देते हैं। प्योर वाले का क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस सी। इसमें bx नहीं होना चाहिए। अगर bx हुआ तो x का पावर 1 आ गया, x का पावर 2 होना चाहिए। और जिसमें आ गया वो मिश्रित हो गया। क्या हो गया? मिश्रित हो गया। इसमें दोनों मिला हुआ। बात समझ में आ गई? कोई तरह का बात नहीं। अब चलते हैं कि अब इस पे लैंग्वेज सवाल आ सकता है। लैंग्वेज सवाल कहने का मतलब कि कुछ भाषा में दिया हुआ रहेगा, है ना, और उसको बोलेगा कि इसको द्विघात निरूपण, इसका द्विघात निरूपण कीजिए। कहने का मतलब क्या बोला? द्विघात निरूपण करना है, हल नहीं करना, उसको द्विघात समीकरण में बैठाना है। जैसे कि क्वेश्चन है दो क्रमागत, हमेशा याद रखना, दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है। क्रमागत जब भी बोले ना, अगर एक को x मानोगे तो दूसरे को x प्लस 1 लेना होगा। ये हो गया क्रमागत। क्रमागत कहने का मतलब हो गया एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्रम अनुसार क्रमागत। तो जब भी तुमको दो क्रमागत धन पूर्णांक बोलेगा ना, तो हमेशा क्या करोगे? अगर एक पूर्णांक x लिए तो उसका x प्लस 1 लोगे। बात समझ में आ गया? तो क्या बोला कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है? 306 है ना। इसका द्विघातीय निरूपण करना है। इस स्थिति का द्विघातीय समीकरण के रूप में प्रकट करे, निरूपण करना। तो हम लोग को बोला कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वो पूर्णांक हम क्या ले लिए? माना कि एक पूर्णांक x तो दूसरा x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 306 के बराबर है। यही ना बोला जी? जी। अब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। कहेगा यहां पे प्लस नहीं है और आप बोल रहे हैं कि प्लस के रूप का है। क्वेश्चन आएगा ना,
समझ रहा है यहाँ प्लस है, नहीं समझ रहा है? हम बोले कि हमेशा कि किस रूप का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए। लेकिन अभी तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये तो प्लस में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण कैसे बोल दिए? लिख सकते हैं, ये प्लस में होता है, यहाँ प्लस लिख के। इसलिए तो जब भी हम किसी चीज का वैल्यू लेते हैं तो साइन के साथ लेते हैं। मेरी बात को समझना, जब भी हम a का वैल्यू लेंगे तो a का वैल्यू x का गुणांक होगा, b का वैल्यू x का गुणांक होगा, और c का वैल्यू तो c ही होगा। तो जब भी कोई वैल्यू आएगा ना, वो अपने चिन्ह को लेके आएगा, यही एक रीजन है। समझ रहा है? सी का वैल्यू कितना आता है? -306 होगा यहाँ पे। बी का वैल्यू +1 होगा, ए का वैल्यू भी +1 होगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे। अब ये तो हल्का वाला था, इससे भारी भी आएंगे। थोड़ा लैंग्वेज से हम लोग को जो वो बोल रहा है उसको पढ़ के अच्छे तरीके से क्या कर देना है, उसको सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में बनाए होंगे, 9th में बनाएगी नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो चीज निकालने बोला जाएगा, जो चीज जैसे कि आप बोला दो धन पूर्णांकों के गुणनफल 306 है, तो हमको धन पूर्णांक ही नहीं पता था ना जो गुणनफल निकालते, बोलो हाँ कि नहीं? तो हम पूर्णांक को ही हम लोग x मानेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, अज्ञात पद को, अज्ञात चर को x मान लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसको समीकरण पे बैठाना है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो आएंगे सवाल, ये तो हो गया तुम्हारा, मतलब फर्स्ट चैप्टर में टाइप 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज पहचानने के लिए। दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन, लैंग्वेज क्वेश्चन में उसको द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ये दो चीज टाइप 1 में खत्म, समझ में आ गई। अब बात आती है टाइप 2 की। टाइप 2 में ना द्विघात समीकरण को हल करना होता है, द्विघात समीकरण को हल करना होता है। दैट मीन्स इसमें x का मान निकालना होता है, इसमें चर का मान निकालना होता है। तो जब भी इस चीज को हम लोग जाएंगे, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जाएंगे, दैट मीन्स x का मान निकालने के लिए जाएंगे, इसके लिए 3 मेथड होता है। कितना मेथड होता है? 3 मेथड होता है। पहला मेथड को कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि समझ रहा है ना, इस दोनों के गुणनफल का ऐसा फैक्टर जो हम लोग करते थे, गुणनखंड विधि। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। श्रीधराचार्य नियम भी हम लोग कहते हैं, द्विघाती सूत्र। ये 3 नियम है। इस तीनों विधि से हम लोग को, लेकिन ये बीच वाला विधि अब हटा दिया है बहुत के सिलेबस से, पूर्ण वर्ग विधि, है ना। तो हम लोग तीनों विधि पढ़ेंगे, हम लोग को तीनों विधि पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को सॉल्व ज्यादातर किस पे करना, गुणनखंड या द्विघाती सूत्र पे। बात समझ में आ गया? अब मान के चलो कि कोई हम लोग का गुणनखंड है, गुणनखंड विधि सबसे आसान, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। जैसे कि रुक जाओ 1 मिनट, चलो देखो, द्विघात समीकरण को हल करने का कितना नियम बताए? 3 नियम। कौन कौन सा? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में गुणनखंड लेके x का मान निकालते हैं। दूसरा आता है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सा? पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा आता है श्रीधराचार्य, यानी कि द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, यही है ना जी। एक हाँ, श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। थोड़ा इसी को समझने में तुम लोगों को टाइम लगेगा, या फिर अच्छे से समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब चलो एक हर एक विधि पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हर एक विधि पे, यानी कि गुणनखंड विधि तो सबको पता ही होगा गुणनखंड करने, द्विघाती सूत्र तो सूत्र बताने पे बन ही जाना है, और बचा पूर्ण वर्ग विधि, इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड को ज्ञात करें। द्विघात समीकरण जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसके गुणनखंड, इसको जो है हम लोग इनको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। बात समझ में आ गया? तो चलो इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। कैसे? कि मान के चलो कि जो इसका अचर पद है और जब इसका प्रथम पद है, इस दोनों पद का गुणनफल कितना होगा बताओ? 10x स्क्वायर है ना, चिन्ह भी लेगा, चलो माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, मुंह देख रहा था ये, ठीक है। अब 10x स्क्वायर का एक ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसको हमको जोड़ने या घटाने से, जोड़ने या घटाने से क्या होना चाहिए? 3 पुरना चाहिए, माइनस 5 गुना 2। 10 का एक ऐसा गुणनखंड है 5 2 जिसको घटाने से हमको माइनस 3 पुरता है। तो अब हमको यहाँ पे 3 तो पुराना, लेकिन माइनस के साथ, तो इस दोनों में क्या करना चाहिए जो ये माइनस 3 पुर जाए? यानी कि 5 का चिन्ह को माइनस देना होगा कि 5 ही बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। अगर चिन्ह माइनस का है तो 5 में माइनस देना होगा। अब 5 में माइनस दिए हैं तो 2 में प्लस देना होगा, तब तो माइनस प्लस माइनस होएगा। यानी कि इस दोनों को गुना करने पे माइनस 10x स्क्वायर भी पुर जा रहा है और जोड़ने पे माइनस 3x भी पुर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, कि जो कॉमन आ रहा है ना उस टर्म को कॉमन ले लो। तो इस दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x माइनस 5 ले लो, इसमें 2 आ रहा है तो x माइनस 5 ले लो, इक्वल टू 0। अब इस टर्म में भी x माइनस 5 कॉमन आ रहा है ना, तो x माइनस 5 ले लो। x माइनस 5 लेने के बाद अब क्या करोगे? x प्लस 2 ले लोगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म से, एक टर्म में x, दोनों टर्म को किसके बराबर कर दोगे भाई साहब? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर कर दोगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5। इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। यहां पे हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? x का 2 मान प्राप्त हुआ। हम लोग कहेंगे इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। कितने मूल हैं? 2 मूल हैं, यानी कि x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। कोई दिक्कत? यही तो था गुणनखंड विधि, किसी भी समीकरण का हल निकालने का गुणनखंड विधि, जो कि बहुत इजी है ना। इसके बाद आता है पूर्ण वर्ग विधि। क्या आता है? पूर्ण वर्ग विधि। उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको बोला गया कि यहां पे द्विघात समीकरण का मान जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालें। तो हमेशा याद रहे, पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग सबसे पहले a को देखेंगे। a क्या है? यहां पे a क्या है? सबसे पहले a को देखेंगे। a अगर हमारा 1 है तो ठीक,
अगर एक नहीं है तो हम इसको एक करेंगे। क्या करेंगे? एक करेंगे। अगर हमारा ए जो है एक के बराबर है तो भैया बात सही है, पहला स्टेप हम लोग को नहीं करना। स्टेप 1, चरण 1, सबसे पहला क्या काम करना भाई, कि जो ये है ना ए, उससे सबको भाग दे देना। क्या करना? भाग दे देना। याद रहे, भाग तभी देना जब ए मेरा एक ना हो। हम उसको एक करने, हमको ए को हमें एनी हो एक करना है। क्या करना है? ए को किसी भी हाल में एक करना है। बात समझ में? अगर जो पहले से ही एक है उसका मतलब चरण एक हो चुका है। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको क्या से भागा दे देंगे? 2 से। हर एक पद में 2 से भागा दे देना, हर एक पद में 2 से भागा दे देना, है ना, दोनों साइड। कोई दिक्कत? तो ये तो आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3y2 इक्वल टू 0। ये चीज हो गया, चरण 1 का काम हो गया। अब चलेंगे चरण दूसरा, मतलब स्टेप दूसरा। चरण 2 में क्या करना है? दूसरा स्टेप, जो हमारा बी है, यहां पे बी क्या है बताओ? -7x/2, यानी कि बी हमारा -7/2। ये बोल चर क्यों बोलता है? अच्छा, जो बी पद होता है उसके आधे का स्क्वायर, उसके आधे का स्क्वायर, यानी कि जो x का गुणांक है उसका आधा का क्या करना है? स्क्वायर करना है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जो b है, चरण 1 में तो हम सबको a से भाग लगा देते हैं। चरण 2 में क्या करते हैं? जो हमारा b है, इसमें b 7 - 7/2, यानी कि x का गुणांक कह लो, x का गुणांक कह लो या b कह लो, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना? उसके आधे का स्क्वायर को जोड़ना, और जोड़ना है दोनों तरफ। क्या करना है? जोड़ना है दोनों तरफ। कोई दिक्कत? जोड़ेगा? जोड़े। तो ये बताओ, बी का जो है वो टर्म क्या होगा, उसका आधा क्या होगा? 7/4 का होल स्क्वायर। बी का, यानी कि इसमें एक्स के गुणांक का, यानी कि बी का आधा का होल स्क्वायर को दोनों टर्म में जोड़ना है। इतना काम नहीं कर सकते? बी का आधा हो गया 7/4। कहेगा कैसे हो गया 7/4? अरे 7/2/2 आधा तभी ना होगा, क्योंकि तो बी तो यही है ना पूरा। बी का आधा मतलब b/2, तो बी तो यही है ना पूरा, b/2, यानी कि 7/2। ये 2 ऊपर यहाँ चला जाएगा ना, 1/2 है तो 1/2 इस 2 के पास आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7/4 नहीं आएगा? आएगा ना? तो 7/4 तो हो गया। इसका होल स्क्वायर भी तो था। क्या था? होल स्क्वायर भी तो था। दोनों साइड में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे। हाँ, वो कर लेते हैं, रुको ना। +7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49/-16। सॉरी, 49/16। कहेगा इधर 49/16 कैसे आ गया? तो हम बोले कि इस टर्म को दोनों पद में जोड़ना है। इस पद में जोड़ दिए और इस पद में भी जोड़ेंगे। 7 का 49/4 का स्क्वायर 16, तो 0 में इसको जोड़ेगा तो यही ना बचेगा। समझा कि नहीं समझा? पहले ही बोल दो लड़के, तुम थोड़ा मुंह कान बता रहा है कि तुम नहीं समझ रहा है। तो अब नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, सही बोल रहा है। ये माइनस ही ले लो, कोई दिक्कत है? अब या प्लस या माइनस, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, मेरा मिस्टेक।
और वैसे भी इसका स्क्वायर होगा रे भाई, तो हट ही जाना है। समझ में आ रहा है, स्क्वायर आएगा तो हट ही जाना है, सही है, कोई दिक्कत, उतना तो कॉमन मिस्टेक है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग को -72 सब कुछ सही है। हाँ, उसके बाद जो अचर पद है उसको उस साइड भेज देना, भेज देगा कि नहीं, किस पद को, अचर पद को। ठीक है, चलो देखो, तो चरण 1 का काम हो गया, यहां तक समझना। ठीक है, चरण 1 का काम हो गया। इसमें क्या किया, हम पहले जो ए है इसको 1 करने के पीछे गए। चरण 2 में 1 करने के लिए अगर 1 नहीं है तो सभी टर्म को 2 से भाग दे दिए, जो ए था मेरा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तभी मेरा ए 1 होगा। चरण 2 में हम लोग क्या किए कि जो हम लोग जो बी पद था उसके आधे का होल स्क्वायर को क्या कर देंगे, दोनों टर्म में दोनों तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये पूछा, तो चरण 3 में क्या करेंगे, चरण तीसरा, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो मेरा यहाँ का अचर पद है इसको उस साइड भेज दो। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 7/-7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49/16 -3/2। ये बचेगा। अब यहां पे जो है सबसे ज्यादा ध्यान यहां देना, वो तो चलो इजी हो गया, उसका सॉल्यूशन कर लोगे। यहां पे ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पुराना है। तो 2ab पुराने के लिए याद देना, यहां पे b -7/2x लिखा हुआ है, इस टर्म को क्या पुराना है, 2ab। क्या पुराएगा, 2ab। 2ab कैसे पुरेगा, इसको भी ना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरा 2 डाल दिए, a क्या है x, b क्या है 7/4 है, यही है ना, यानी कि भैया ये हो जाएगा 2 7x/4 और यहाँ पे 7x/2 है, यानी कि 2 का गुना और 2 का भाग कर दो। मेरी बात को समझे, इसमें किसका गुना कर दो, ये तो भाई साहब 7/2x है ना, इसमें 2 का गुना और 2 का भाग कर दो तो हो जाएगा 2 गुना 7x/4, और यही तो चाहिए था। 2 का गुना और 2 का भाग कर दिए इस वाले टर्म में, अपना कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ा क्यों नहीं बिगड़ा, इसको भाई साहब हम सेटल कर देंगे होल स्क्वायर में, तो 2 का गुना 2 का भाग। अगर ये खिचड़ी लग रहा है तो एक बारी देखना, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म 2ab पूरना चाहिए। क्या पूरना चाहिए, 2ab पूरना चाहिए। तो 2ab पूरना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यहां तो दिया है 7/2x ना, तो हमको इसको 2ab अगर हम मेरा यहां पे हो तो a मेरा x है और b मेरा 7/4 है, यानी कि एक्चुअली में हमको क्या आना चाहिए, 2 7x/2 इंटू 7x/4 ये आना चाहिए। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास है 7/2x यही ना है। तो इसमें ऐसा क्या करे जो ये बन जाएगा, यानी कि भैया यहाँ पे 2 का गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, 2 का गुना और 2 का भाग, इसको भी नहीं कोई हट हुआ, 2 कट जाएगा तो फिर वही टर्म बचेगा, या इसका भी नहीं कुछ बच रहा, और मेरा काम का काम भी हो गया। बात समझ में आई लड़के कि नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा पूछ लो कौन सा, यही ना बोले कि हम बोलेंगे तब तुम बताएगा, तुमको कौन सा बताओ, ये वाला देखो ना। अरे हमको 2ab पूरने के लिए इतना चाहिए था ना, हमारे पास क्या है 7/2 है इंटू एक्स, लेकिन हमको चाहिए ये वाला, ये पूरने के लिए 1 2 को यहां गुना करना होगा, 1 2 को यहां गुना करना होगा, तब ऐसा पुर जाएगा। नहीं पुरेगा, पुरेगा ना, तो वही चीज तो कही है, 2 का भाग और 2 का गुना तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या कि ऐसा टर्म से अगर तुम इसको भाग दे रहे हो तो गुना भी करना होगा, ताकि ये दोनों कट जाए तो मेरा मान वो रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरी बात को समझ में आ रही है, बात समझ रहे हो।
तो वही चीज हम लोग किए। या बेसिकली जब भी इस फॉर्म में आए तो समझ जाना कि हाँ बी टर्म मेरा माइनस है, तो ये -2ab होगा, यानी कि ये टूटेगा, यानी कि ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab में टूटा है। इसका माइनस हटा दे रहे बाबू, समझ जाना, क्योंकि उसमें होल स्क्वायर है वो बाद में प्लस ही होएगा, तो बेकार का कंफ्यूजन ना हो इसलिए माइनस को हटा दिए। अबे इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा मुंह क्यों बना रहा है, इसमें कोई लॉजिक। 49/16 होगा, और 49/16 का वर्ग करेगा तो 7/4 होगा, माइनस तो इससे भी गायब हो गया ना। हाँ हाँ, तो उसका एक्चुअली में क्या अंडरस्टूड है मान, उसका माइनस को तो तुम बाहर नहीं रख सकता ना, वो तो -7 बेटा, तो हम कहां बोल रहे कि तुम मान नहीं रखेगा, हम ये बोल रहे कि तुम मान नहीं रखेगा, लेकिन उसका स्क्वायर है ना यार, स्क्वायर है ना, वो तो प्लस ही होना है, अभी भी कंफ्यूज है ये। अरे ले भाई ले, अब चेन मिला, हद लड़का यार। कौन? अबे -7/4 गुना -7/4 49/16 नहीं आएगा, आ जाएगा, माइनस बीच में -7/2 अबे यहाँ पे हम लोग किए नहीं है, अभी तुमको यही चीज तो साइड में बताए। अरे यार हद लड़का है यार, पूरा रामायण समझाए यहाँ पे, फिर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है तुम। x² - 2 7/4 इंटू x बाई 7/4 का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत है लड़के? हाँ लो, अरे भाई कोई दिक्कत किस में है या माइनस है? अरे यहां तो दिए ना शुरू में ये, अरे ये तो गुना है ना रे, यहां माइनस कैसे दे, अरे ये, अरे यहां तो कि यहां तो बात बराबर है ना, बराबर। इसको क्या करोगे, सॉल्व, 16 2 के लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। 16 2 का 16 आएगा, 49 महीना 7 किया 24, कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5, यानी कि पूरा का पूरा है ना। अब ये मिटा रहे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 9 में से 4 या 5, 4 2 2/16, x - 7/4 25/16 रूट चढ़ जाएगा, बराबर x - 7/4 बराबर 5/4, 4x - 7, कोई दिक्कत? 4x - 7 बराबर 5/4, /4 भी है ना, अच्छा सॉरी /4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल दोगे। देखो लड़के, कोई चीज ना छोटा छोटा चीज है, उसको ध्यान से देखना। अब तुम बोल रहे थे 7/4 पे माइनस दीजिए, माइनस तो दिए है ना शुरू में, अरे 2 गुना है। अब एक बात समझाओ यार, हम यहाँ पे -2 गुना -7 की, इसको हम -2 गुना 7 लिख सकते क्या? हाँ -2ab तो लिखना ही है ना, हाँ तो लिखे ना, तो -2ab, अच्छा अरे नहीं, ये बोल रहा है क्या कि ये -2ab तुमको लिखना ही है, और ये वाला माइनस कहाँ गया? अरे इसी माइनस को देख के हम समझे कि ये -a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अरे गधा, यहाँ प्लस होता तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटता। हमारा b -2ab या +2ab देख के ही समझ में आता है कि a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर + b स्क्वायर दोनों में फिक्स है, 2ab और -2ab में अंतर आता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, -2ab होता है ना, और ये टुकड़ा माइनस है, इसका मतलब ये है कि a - b में टूटेगा। तो इसका चिन्ह तुम क्या मतलब बच्चा वाला सवाल है यार, ये बोलना चाह रहा है ये तो माइनस का a - b में आप तोड़े, उसका माइनस अलग, अरे 7/2 4 का माइनस हो उसमें डाले। अरे इसी माइनस को देख के तो समझे कि माइनस में टूटेगा।
बी का मान माइनस लिए तभी तो ये माइनस हुआ, नहीं तो प्लस नहीं हो जाता। समझ में आ गया पूर्ण विधि? सबसे फिर दोबारा समझ लेना, चरण एक में हम लोग का जो द्विघात समीकरण है, चरण एक में उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका ए का मान एक है तो ठीक, अगर ए का मान एक नहीं है तो हर एक पद में दोनों तरफ ए से भाग लगा देंगे। अब ए का मान जो भी रहेगा उससे भाग लगा देंगे। चरण दो में आओगे स्टेप नंबर 2 में, तो जो मेरा बी है यानी कि एक्स का गुणांक है, जो मेरा बी है उसके आधे का होल स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ दिए तीसरा पद में जो इसका अचर पद है इसको बराबर के उस साइड भगा देंगे। जो शेष बचा इधर वो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप लेगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप लेगा। अगर हमारा वो -2ab रहे या +2ab रहे उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे, वहां से फिर सॉल्यूशन हम लोग का सामने रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था हमारा पूर्ण वर्ग विधि। ये थोड़ा ना ज्यादा समय लेने वाला है लेकिन समझने का बात है, स्टेप याद रहेगा तो काम ओके होगा, स्टेप याद नहीं रहेगा कि कौन से चरण में क्या करना है तो दिक्कत होएगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद आएगा द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से पहले हम लोग ये जान लेते हैं द्विघाती सूत्र से पहले के लिए जानने के लिए हम लोग जान लेते हैं, कोई बहुपद है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई बहुपद कहते हैं मतलब कोई समीकरण है, इक्वल टू 0 कर दो, कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई समीकरण है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि भैया इस समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, विवेचक है। क्या है, विवेचक है। यह मेरी बात को समझना, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, विवेचक कहलाता है। यानी कि इसका एक सूत्र होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इस d को हम लोग कहते हैं विवित कर। क्या कहते हैं, विवित कर। और ये d किसी भी बहुपद का क्या हो जाता है, विवेचक। क्या हो जाता है, विवेचक। यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये तो पता है ना जी। क्या है, ये यही a है, यही b है, यही c है, याद रखना, बात कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को जानने के बाद हम लोग चलेंगे किसमें, द्विघाती सूत्र में। द्विघाती सूत्र जिसका सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र नाम ही है तो इसका सूत्र होता है x इक्वल टू, क्योंकि इसमें तो x का ही मान निकालना होता है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी बाई 2a। अब बहुत जगह ऐसा देखा रहेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये सही कि ये सही, दोनों सही। क्यों, क्यों लड़का तुम बताओ क्यों, d इसके बराबर है, ठीक है ना। यानी कि माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। प्लस और माइनस कहने का मतलब हो गया एक बारी ये मान प्लस में और एक बारी ये मान माइनस में। कोई दिक्कत नहीं ना, ये कहने का मतलब। इसलिए हमको तो दो मूल चाहिए ना, दो मूल आएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में। यही सूत्र को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इसमें किसी भी तरह के समीकरण का हम लोग, किसी भी तरह के द्विघाती समीकरण का हम लोग, भारी से भारी द्विघाती समीकरण का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? जब कुछ ना लगे तो द्विघाती सूत्र लगा देना, जब दिमाग काम ना करे तो द्विघाती सूत्र लगा देना। हमेशा सिखाए हैं, हमेशा बताए हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका है भागने का। द्विघाती सूत्र दिमाग में बैठ जाना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, ये सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, जो कि द्विघाती समीकरण के मान निकालने के कार्य में आता है। तीन तरह का विधि था, तीनों विधि पढ़ लिए। एक गुणनखंड विधि, गुणनखंड, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा हो गया हमारा द्विघाती सूत्र। पूर्ण वर्ग विधि तो सिर्फ तुमको किताब में क्वेश्चन है या एग्जाम में पूछ दिया जाए तो बनाने के लिए, है ना, बना सके तुम लोग उसको, उससे मान निकाल सके, इसलिए ध्यान रखना। जैसे लेकिन जब इसका लास्ट मतलब एक्सरसाइज आएगा, उसमें क्या है ना कि तुमको मिक्सअप लैंग्वेज क्वेश्चन दिया हुआ है। मिक्सअप लैंग्वेज क्वेश्चन मतलब क्या कि उसमें तुम लोग को लैंग्वेज में सवाल दिया रहेगा, जो 50 क्वेश्चन का सवाल है ना इसमें, वो मतलब कि भाषा में तुमको सवाल दिया रहेगा। उसमें तुमको क्या करना है कि हर एक चीज का ऐसे लेके तुम लोग को उसमें मान निकालना है। तो उस विधि में सबसे पहले क्या करोगे, तुम लोग भाषा को पढ़ के सबसे पहले उसका द्विघातीय निरूपण करोगे। जैसे ही द्विघातीय निरूपण हो गया, अब उसका हल करना है। हल करने के लिए 3 विधि है तुम्हारे पास, जो सबसे बेस्ट विधि लगे उसको यूज कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। बात समझ में आ गया? अब तुमको वहां पे पूर्ण वर्ग विधि लगाना है वो लगाओ, गुणनखंड लगाना है वो लगाओ, या फिर द्विघाती सूत्र लगाना है वो लगाओ। टाइम के बचाव के हेतु, बचाव करने हेतु हम लोग द्विघाती सूत्र का यूज कर देते हैं कि एक बार में एक्स का किस्सा निकल जाए, बेकार का कौन मेहनत करता है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, अब बात को समझना। पहले तो द्विघात समीकरण पे एक क्वेश्चन बनाओगे क्या? द्विघात समीकरण पे एक क्वेश्चन बनाओगे तो बना सकते हो। ठीक है, कितने बजे वहां क्लास होता है? अच्छा रुको, 6:15 तक भेज देते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। अब एक क्वेश्चन ले लो, ये तो द्विघात सूत्र समझ गए। द्विघाती सूत्र पे एक क्वेश्चन ले लो, उसके बाद एक पॉइंट और है, उसके बाद चैप्टर खत्म। सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लो द्विघातीय सूत्र पे। कौन सा क्वेश्चन लोगे? जैसे ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, वही क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग में लिए थे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको, है ना, बनाना पहले समझ जाओ, क्योंकि हम अब जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, टाइम हो गया। तो मतलब लास्ट पॉइंट ये, द्विघात समीकरण एक दिन में ही डन करना। ठीक है, अगर हाँ आएगा तो वन शॉट लगा देंगे, मतलब क्या, अगर कोई दिक्कत होगा तो एक दिन और जल्दी जल्दी में हम लोग कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो द्विघात सूत्र के हिसाब से x प्लस माइनस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये चीज करना होगा। माइनस बी यानी कि एक चिन्ह तो पहले से माइनस है, दूसरा माइनस बी यानी कि दूसरा बी का मान 7, बी का मान -7 और ये माइनस पहले से, प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4ac, ए मतलब 2 और सी मतलब 3 बाई 2a, 2 दूनी 4, यानी कि 7 प्लस माइनस 49 घटा 4 दूनी 8 या 24 बाई 4। कहने का मतलब 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया 25, रूट अंडर 25 बाई 4। दैट मीन्स एक बार आएगा 7 प्लस 5/4 और एक बार आएगा 7 माइनस 5/4। तो 7 प्लस 5/4 इक्वल टू 3 और 7 माइनस 5/4 इक्वल टू 1/2। बोलो, 2 मूल निकल गया। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सवाल ऐसे बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये सबसे बेस्ट विधि है मेरे लिए, हम इसको पर्सनली पसंद करते हैं। और गुणनखंड विधि भी बहुत अच्छी विधि है। अगर गुणनखंड विधि को डेली प्रैक्टिस करेगा
तो वो गुणनखंड विधि भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फायदा हमेशा अगर अपना मैथ्स का सुधार होता है, मैथ्स के कैलकुलेशन का सुधार अगर करना चाहता है तो मोस्टली सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा डील करो। किस विधि द्वारा डील करेगा? गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि उसमें तुमको असली चीज का असली मैथमेटिक्स लगता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, उसमें तुम्हारा कैलकुलेशन सही होता है। इसमें तो सूत्र है, सूत्र पे बैठा दिया, तोड़ गया, ये तो इजी मेथड हो गया ना। लेकिन ना अगर मैथ्स का प्रैक्टिस करना है तो गुणनखंड विधि से ज्यादातर सवाल को सॉल्व करो। बात समझ में आ गई? चलो अब लास्ट पॉइंट जो है वो चीज को पढ़ते हैं, बात खत्म करते हैं। लास्ट पॉइंट है द्विघाती सूत्र के मूलों की प्रकृति, है ना, द्विघाती सूत्र के मूलों की प्रकृति। और उसके बाद तो कुछ नहीं है, 4.4 के बाद खत्म ना। चलो ये लास्ट पॉइंट है जी, इसको देख लो, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति मतलब नेचर, मूल कैसा होगा, मूल मतलब जो वैल्यू निकलता है एक्स का वो किस प्रकार होगा, क्या क्या शर्त है, किस शर्त पे किस प्रकार का होगा। इसलिए इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मूलों की प्रकृति। क्या बोलते हैं? मूलों की प्रकृति। बात समझ रहे लड़के? अभी और समझेगा। तो जो मेरा प्रकृति है, नेचर है, मतलब उसका मूल का होगा। जैसे कंडीशन, अगर मान के चलो कि कोई समीकरण है मेरा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब विवेचक के बारे में सब जाना है, विविधकर को सब जानता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा d 0 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स या b² माइनस 4ac मेरा 0 से बड़ा हो। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। लेकिन तुम्हारे लिए हम तोड़ दिए, तुमको दिक्कत ना हो, क्योंकि तुम आज हद कर दिए जी, है ना। पूछ सकता है, हम बोलते हैं तब पूछता है। अरे एट द टाइम पूछ लो ना कि वहां माइनस क्यों हुआ, तब तो और एग्जैक्टली बढ़िया से समझ जाओगे ना। जब हम पूरा घस बस कर देते हैं तब हम बोलते हैं पूछो कोई दिक्कत, तब पूछता है। ऐसे में थोड़ी होगा। बात समझ में आ रहा है ना लड़के? आप देखो d 0 से बड़ा है तो कंडीशन मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं भिन्न होगी, वास्तविक होगी एवं भिन्न होगी। अब ये बड़ा क्या है, मतलब क्या बोल रहा है कि जब मेरा d 0 से बड़ा होगा, बात को ध्यान से समझना शांति संबंध से, d अगर मेरा 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा, तब जो मेरा x का वैल्यू आएगा ना द्विघाती सूत्र द्वारा या किसी द्वारा, द्विघाती सूत्र में ही तो d का मान आ रहा है ना, द्विघाती सूत्र द्वारा, तब उसका जो प्रकृति, जो उसका नेचर होगा ना, वो वास्तविक होगा। वास्तविक कहने का मतलब जो अभी मान निकाले थे ना आंसर में, वास्तविक, रूट वूट का झमेला ना हो उसके ऊपर। अगर रूट नहीं टूटा, रूट का झमेला हो गया तो वो वास्तविक रहा क्या? नहीं रहा। वास्तविक संख्या जो प्योर वैल्यू निकल जाएगा, वास्तविक संख्या है। बात समझ में आए? वास्तविक होंगी और क्या होंगे? भिन्न होंगे। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग होगा, दोनों मूल आपस में क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कि देखो, अगर हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये सूत्र होता है ना, अगर d मेरा 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा कहने का मतलब हमेशा याद रखना धनात्मक। 0 से बड़ा कहने का मतलब धनात्मक। बोलो हाँ या ना? यानी कि d मेरा प्लस में, d मेरा प्लस में, d मेरा प्लस में आया तो मूल यहां से तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, है ना। बात समझना ना, d का वैल्यू प्लस, तो अब इसका जो मान निकलेगा, एक निकलेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, एक निकलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये भी अलग, ये भी अलग। मान आएगा कि नहीं? एक में जोड़ना है, एक में घटाना है, मान अलग आएगा नहीं, वास्तविक आएगा और भिन्न आएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, जब मेरा d 0 के बड़ा हो। दिमाग में बैठा लेना, ये ऑब्जेक्टिव बनता है, बार बार समझा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बनता है, इसी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव आएगा। नहीं आया, क्वेश्चन बैंक है, दिखा देंगे। डी वहां पे क्वेश्चन आता है, इससे याद रखना, जब हमारा डी 0 से बड़ा होगा तब मूल की प्रकृति वास्तविक एवं भिन्न होगी, वास्तविक एवं भिन्न होगी। और कोई पूछ दिया कि कैसे वास्तविक और भिन्न होगी, लगा लेना डी मेरा 0 से बड़ा है, दैट मींस डी का वैल्यू यहां आएगा, ये तो ऋणात्मक होने से रहा, ऋणात्मक होने से रहा, प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा। 0 से बड़ा धनात्मक ही तो होता है, तो ये तो प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, उसमें कोई किसी का, अगर यहाँ माइनस हो जाता तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता, हो सकता है मान एक जैसा हो जाए, नहीं समझ रहा। तो ये हो गई। अब दूसरा पॉइंट जो आ रहा है, दूसरा है अगर d मेरा 0 के बराबर हो, देन क्या होता है?
d इक्वल टू 0। एक बार d 0 से बड़ा, अब d 0 के बराबर। d जब मेरा 0 के बराबर हो तो मूल की प्रकृति कैसे होगी? समान, वास्तविक और समान होगी। कहेगा कैसे? तो आसान सी बात है ना, मेरा d 0 हो गया, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान मतलब दोनों मूल बराबर होगा, 5 5 5 5। देखो जैसे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, 2a। अब मेरा d क्या हो गया? 0। d क्या हो गया? 0। तो अब बताओ भाई, माइनस बी प्लस 0 माइनस बी बाई 2a, माइनस बी माइनस 0 माइनस बी बाई 2a, समान। आया कि नहीं आया? समझ आया? यहां कोई क्वेश्चन तो फिर पूछो, तेरा मुंह बता रहा है ना, तुम्हारा मुंह बता देता है हमको, तुम नहीं बताता है लेकिन तुम्हारा मुंह बता देता है, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे सस्पिशन में देखते रहता है क्या कर दिया। 0 से घटा हुआ जोड़ो, मान तो बराबर आना है। बात समझ में आ गया? तो जब मेरा d 0 के बराबर हो तो मूल की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक तथा समान। यही चीज याद रखना। और अगला जो है वो है d एक पूर्ण वर्ग तथा परिमेय हो तो दोनों मूल परिमेय होंगे। यानी कि क्या बोला? d जो है ना वो एक पूर्ण वर्ग तथा abc परिमेय हो। बात को ध्यान से समझना। अब जो बोला ना कि जो मेरा d है एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। और जिसमें जो डी में ए बी सी जो आता है ना इस सूत्र में, वो एक परिमेय संख्या हो, क्या हो? परिमेय हो। तो इसका जो मूल का प्रकृति भी होगा ना, बस याद रखना वो भी परिमेय होगा। दोनों मूल क्या होंगे? परिमेय होंगे, ठीक है। ये उतना है नहीं, सब जानता है इसको। दोनों मूल क्या होंगे? परिमेय होंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, जब एबीसी मेरा पर जो मूल किस पे डिपेंड करता है? एबीसी पे ना डिपेंड करता है। तो अगर वो परिमेय है तो ये भी परिमेय होंगे। बस ये एक टर्म है, ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? जब मेरा डी जी 0 से क्या हो? छोटा हो। बड़ा पर लिए, बराबर पर लिए, और डी जब परिमेय हो वो भी पर लिए, है ना, पूर्ण वर्ग हो, और एबीसी परिमेय हो, उसमें एबीसी जो टर्म आता है वो अगर परिमेय हो तो एक्स कैसा होगा? परिमेय होगा। बात समझ में आ गया? अब मेरा डी जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो भैया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और ये डी भाई साहब कैसा होगा? डी हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। और माइनस में होने का मतलब है रूट अंडर माइनस 25 का रूट बता दो तो नहीं बता पाओगे, उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। इसका मतलब क्या होगा? कोई वास्तविक मूल्य नहीं। बात समझ में आ गया? इसलिए जब d 0 से बड़ा था तब मेरा ये माइनस होने का चांस ही नहीं था। बात समझ में आ गया? वो चांस अगर वो माइनस हो जाता तो मान क्या हो जाता? कोई वास्तविक मान निकलता ही नहीं। बात समझ में आ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? ये थी मूलों की प्रकृति। क्या थी? मूलों की प्रकृति। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल की प्रकृति कैसी होगी? बात समझ में आ गया? तो ये थी। अब इसके बाद जो सवाल आएंगे लैंग्वेज वाला सवाल, हर एक टाइप का पूरा द्विघात समीकरण को वन शॉट में खत्म किए, ठीक है। बात को ध्यान में समझना। और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा तुम लोग को दिक्कत देगा वो 4.4 एक्सरसाइज का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके भाषा को समझना, भाषा को समझ के उसको तब एक्स वाई के रूप में करना, वो किस तरह का सॉल्यूशन मांग रहा है। मेरी बात को समझना। अभी 4.4 में पहुंचने में टाइम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम तुम लोग से इतना जरूर विश्वास रखते हैं कि तुम लोग 4.4 में 2 दिन में पहुंच जाओ, और पहुंच ही जाना 2 दिन में। क्यों? क्योंकि पहले एक्सरसाइज में कोई जान नहीं, पहले के कुछ एक्सरसाइज में कोई जान नहीं है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, यही तो जानना है। बैठ के बहुत मजे से बनाओगे, अच्छा लगेगा चैप्टर बनाने में, बहुत अच्छे से बनाओगे। लेकिन एनी हो जल्दी से जल्दी मेरे दोबारा यहाँ आने से पहले, हम छुट्टी के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो एक्सरसाइज 4.4 पे तुम लोग होना चाहिए, वो भी ऑलमोस्ट खत्म वाले सीन पे। अब उसमें अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सर्कल करके रखोगे, हम उसको डील करेंगे। लेकिन याद रहे, क्वेश्चन पे तभी हार मानना जब तुम पूरी तरह से थक जाओ। क्वेश्चन को तभी मेरे पास लाना जब तुम पूरी तरह से थक जाओ। अगर जब तक लग रहा है कि कोई ना कोई 1% चांस है कि हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो 1% चांस भी लगाना, तब आना। मतलब क्वेश्चन को जो जो मन में आ रहा है सब करना, है ना।
तब नहीं बना, तब मेरे पास आना, तब एक्चुअल में पता चलेगा कि तुम गलती कहां किए थे और क्या क्या इसमें नहीं करना चाहिए था। पहले तेरा मेहनत तो देख ले, तू कितना करता है क्वेश्चन पे। तो तुम लोग करना, 1% भी चांस लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है ऐसे करने से, वो ट्राई करना। बात समझ में आ गई लड़के? कोई दिक्कत नहीं। चलो